हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल के पाठ्यक्रम पर। तो आज नंबर सिस्टम की अंतिम क्लास होगी और हम लोग आज क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज आपको सीखने को मिलेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी नंबर सिस्टम की अंतिम क्लास। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, हमने क्वेश्चन लिख कर लाया गया है कि इसमें कम समय में ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सकें। इसलिए हमारा पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या 142 है, तो गायों की संख्या ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग परिचित भी होंगे इस तरह के क्वेश्चन से। तो हम यहाँ पर किसको कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम सीख रहे होंगे। तो हम ये क्या करने वाले हैं, इन सारे क्वेश्चन भी बहुत आसान तरीके से। तो कह रहा है कि गायों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर गाय की संख्या, मान लेंगे गाय की संख्या क्या है, x है। और गाय की संख्या जब x हो गई तो कह रहा है कि गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है। कुल संख्या 50 का मतलब होगा कि जितने सिर होंगे तो एक ही तो गाय या मुर्गी में से एक ही तो होगी जब सिर समान होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल 50 है मिला के। तो गाय x हो गई। तो अगर हम यहाँ पे मुर्गियों की संख्या का देख लेंगे, मुर्गियों की संख्या की बात करें तो हो जाएगी 50 - x। भाई मुर्गियों की संख्या क्या होगी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 50 - x। ये क्या हो जाएंगी, मुर्गियाँ हो जाएंगी। क्योंकि हमारे पास गाय और मुर्गियों की संख्या की बात करें, ये कुल 50 दिया है, क्योंकि सिरों की संख्या का मतलब है कि उतने ही तो हैं। क्योंकि एक गाय के पास एक ही सिर होगा और एक मुर्गी के पास भी एक ही सिर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की संख्या 50 है। तो हमने गाय x मान लिया तो मुर्गियाँ 50 - x ही हो जाएंगी, क्योंकि इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 50 आने वाला है। तो अब कह रहा है कि पैरों की संख्या कितनी है, 142 है। तो पहले गाय की अगर हम बात करें तो टोटल 4 × x हो जाएगा पैर, क्योंकि गाय की संख्या x है और गाय के 4 पैर होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस अब कह रहा है कि मुर्गियाँ हमारी कितनी हैं, 50 - x, लेकिन इनके 2 पैर होते हैं, मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करिए, हमारे टोटल क्या आ गए, पैरों की संख्या आ गई। और आगे पैरों की संख्या दिया है 142। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, 2 का 50 मल्टीप्लाई करेंगे -2x = 142 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4x से 2x जाएगा तो हमारे पास 2x बचेगा, और इक्वल टू ये 142 है, ये उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये 42 बचेगा, क्योंकि 142 से 100 माइनस हो जाएगा उधर जाकर, तो ये बचेगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो x = आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 21। x की कितना आ गया, 21 आ गया, यानी 21 आ गया। और ये x क्या था, हमारा गायों की संख्या थी, और ये पूछ भी रहा था गायों की संख्या कितनी होगी। तो हमारे 21 क्या हो जाएंगी, गाय हो जाएंगी। हमारा ये आंसर हो गया 21। तो इसका आंसर क्या हो गया, 21। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। एक बार पुनः देखेंगे हम। कह रहा है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है, तो हमने मान लिया गायों की संख्या x, तो मुर्गियाँ 50 - x हो जाएगी, क्योंकि दोनों मिलाकर 50 है। और मुर्गियों और गायों के पैरों की संख्या इसमें दिया है, तो पैरों की संख्या को हम यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि गाय टोटल x है, तो एक गाय के 4 पैर होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारी मुर्गियों की संख्या है, 2 पैर होते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल हमारी पैरों की संख्या आ गई। अब चूँकि पैरों की संख्या 142 दिया था, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x = 21, गाय इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आप थैले वाला क्वेश्चन भी आपने देखा होगा कि एग्जाम में पूछा जाता है। एक थैले में ₹1, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की मूल्यों में क्रमशः 4, 5, 6 का अनुपात है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 हो तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम हॉल में। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमारे पास अगर सिक्कों की संख्या की बात करें तो एक सिक्का है, किसका है, ₹1 का है,
और 50 पैसे के सिक्के हैं, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए हम, उसके बाद हैं 25 पैसे के सिक्के। ये तो क्या हो गए सिक्के, और जो रेशियो दिया है ये हमारा, ये मूल्यों में दिया है, मतलब ये मूल्य हैं, तो इसके मूल्य की अगर हम बात करें तो मूल्य कितना हो जाएगा, ये 4:5:6, मतलब ये रुपए में है, दे भी दिया है कि सिक्कों की संख्या इतने के अनुपात में है, मतलब ये मूल्य हमारा है। 1 रुपये के 4 मूल्य हैं, 50 पैसे के सिक्कों का जो 5 रुपये है, और 25 पैसे के सिक्कों के 6 रुपये ये मूल्य हैं। तो हम संख्या निकाल लेंगे यहाँ पर, ये तो मूल्य का रेशियो है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं संख्या का कि कितने सिक्के होंगे। तो अब आप ये बता सकते हैं कि 1 रुपये के अगर 4 रुपये बनाना है तो कितने सिक्के हो जाएंगे, सिंपल सी बात है 4 सिक्के ही होंगे, 1 रुपये के 4 रुपये हो जाएगा। 50 पैसे के 5 रुपये बनाना है तो कितने सिक्के होंगे, 10 सिक्के हो जाएंगे, क्योंकि 5 रुपये है, मूल्य दिया है, तो 5 रुपये है तो 50 पैसे के 10 सिक्के हो जाएंगे। अब ये 6 रुपये बनाना है तो 25 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे भाई, 1 रुपये में 4 सिक्के होंगे तो 6 में कितने हो जाएंगे, 24 सिक्के हो जाएंगे, तभी 6 रुपये बनेगा। भाई 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 6 रुपये में 6 चौके 24 सिक्के हो जाएंगे। ये हमारे सिक्कों की संख्या आ गई। लेकिन ये कह रहा है कि यदि सिक्कों की कुल संख्या कितना दिया है, 760 है, तो हम इन सभी सिक्कों की संख्या को जोड़ दो, ये संख्या ही तो है ना सिक्कों की, इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करते हैं 24 4 28 और 10, ये हो जाएगा 38, और इस 38 इक्वल टू कितना दे दिया है, 760। यहाँ से एक पार्ट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसे हम डिवाइड करेंगे तो 38 दूना 76, ये 0, यानी एक पार्ट की वैल्यू 20 आ गई। और जब एक पार्ट की वैल्यू 20 आ गई, हमसे पूछ क्या रहा है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 है। आप देख रहे हैं संख्या ये मूल्य है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 10 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 20 आ गई, तो 10 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 20 इक्वल टू 200 सिक्के, यानी 50 पैसे के जो होंगे वो 200 सिक्के होंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम इस तरह से अप्रोच से सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो पूर्णांक संख्याओं के बीच 1495 का अंतर है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 8 और शेषफल 25 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है आपसे। तो इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। दो पूर्णांक संख्याओं के बीच, अपूर्णांक संख्याएं मान लेते हैं कि a माइनस बी अंतर दिया है, का बीच इतने का अंतर है, तो a माइनस बी कितना हो गया 1495, 1495। ये a माइनस बी हो गया, दो पूरा इतना अंतर दे दिया। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं तो जब बड़ी संख्या हमारी a हो जाएगी, क्योंकि a से b घट रही है, तो a/b जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तब कह रहा है कि भागफल यहाँ पे क्या आ रहा है 8 और शेष कितना आ रहा है 25 आ रहा है। ये दूसरी कंडीशन दिया है। तो अगर हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं तो भागफल 8 और शेषफल ये आ रहा है। तो यहाँ से भाज्य बराबर, यानी a की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें यहाँ से तो कितना हो जाएगी 8b + 25, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये फार्मूला होता है, आपको बताया भी गया है। तो a की वैल्यू हो जाएगी 8b + 25। अब इस a की वैल्यू को इस पार्ट में रख देंगे हम, यहाँ पे देखेंगे a माइनस है ना, तो a कितना है a माइनस b इक्वल टू 1495 है, जो कि प्रश्न में कह रहा है। अब a की वैल्यू क्या आ गई 8b + 25, यहाँ पे लिख देंगे हम 8b + 25 माइनस b इक्वल टू 1495। अब 8b है माइनस b करेंगे तो कितना हो जाएगा 7b हो जाएगा, इक्वल टू ये 1495 प्लस का 25 है, उधर जाएगा माइनस का 25 होगा, और यहाँ से माइनस जब 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1470 हो जाएगा। भाई इसमें से 25 घट जाएगा। अगर यहाँ से हम b पार्ट की वैल्यू देखेंगे तो 7 से काट देंगे, 7 दूना 14, 7 इक्यानम 7 और 0 यानी 210, यानी b पार्ट की वैल्यू यानी b की आ गई कितना 210 आ गई। तो यहाँ से हम a पार्ट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम a पार्ट की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें
तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1495 प्लस 210, और इसे हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14, यानी ये 1700 ऐड करके देखेंगे इसे, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1705, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1705, ये ए पार्ट की वैल्यू आ गई। और हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करिए, यानी हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो ए की वैल्यू कितना आई है 1705 प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है 210। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 17 2 1915, ये आंसर हो जाएगा। 17 2 19 और 10 5 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसमें सॉल्व करेंगे। दो पूर्णांक संख्याओं के बीच इतने का अंतर था, तो ए माना दो पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, ए और बी हैं, दोनों का अंतर इतना दिया था। दूसरी कंडीशन दिया था कि यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भागते हैं तो भागफल 8 और शेषफल 25 आता है। तो इस कंडीशन से हम ए निकाल सकते हैं, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल फार्मूला होता है। तो ए बराबर 8b प्लस 25। इस इक्वेशन में हमने ए की वैल्यू रख दिया, तो और यहाँ से बी के मान निकल आया 210, और जब 210 हो गया तो यहाँ पर बी के मान हमने 210 रखा, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस 210 हो गया। 1455, तो ए का पार्ट 1705 आ गया। अब ए भी पता चल गया हमें और बी भी निकाल लिए, तो इसलिए ए प्लस बी पूछ रहा था, दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा था, तो हमने ए प्लस बी कर दिया और ऐड कर दिया 1915, ये हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं कि ये 3 क्वेश्चन जो हैं आपको समझ में आए होंगे, और तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। ये आपको, हम इसे रफ करते हैं और फिर और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन सारे डाउट आज क्लियर कर देंगे हम, क्योंकि ये अंतिम क्लास है नंबर सिस्टम की, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग HCF और LCF शुरू करने वाले हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन, यदि 3 प्राकृतिक संख्याओं के लिखेंगे यहाँ पर 3 प्राकृतिक संख्याओं के 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 136 है, जबकि उनमें से, यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, जबकि उनमें से दो संख्याओं के गुणनफलों का योग 132 है। तो कह रहा है कि उन 3 संख्याओं का योग कितना है, उन 3 संख्याओं का योग कितना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, और इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 136 है। 136 है, तो हम मान लेंगे 3 प्राकृतिक संख्याएं A, B और C हैं, उनके वर्गों की योग बात कर रहा है। तो मतलब A² प्लस B² प्लस C² इक्वल टू दिया है 136। वही कह रहा है 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो हमने माना 3 प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या है, A है, B है और C है, और इनके वर्गों का योग तो A² प्लस B² प्लस C² इक्वल टू 136 हो गया। दूसरी कंडीशन का, जबकि उनमें से 2 संख्याओं के गुणनफलों का योग, मतलब 2 संख्याओं के गुणनफलों का योग की अगर हम बात करें, मतलब कह रहा है AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू क्या दे दिया है, 132 दे दिया है। भाई यही तो कह रहा है कि 2 संख्याओं के गुणनफलों का योग, मतलब 2 संख्याओं का AB, BC और CA, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 दे दिया है। पूछ क्या रहा है आपसे, कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग, यानी A प्लस B प्लस C की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, A प्लस B प्लस C की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके स्क्वायर का अगर फार्मूला लगाएं, हमारे पास क्या होता है सूत्र, वह A²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फार्मूला होता है हमारे पास। अलजेब्रा में आप लोग पढ़े होंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ये होता है, लेकिन हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया है तो इस इक्वेशन ये बन जाएगा। अब हमारे इसी फार्मूले में रख देंगे। इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 136, यहाँ रख देंगे 136 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या दिया है 132। इसे सॉल्व करेंगे 136 प्लस इसे करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 6 2 ये हो जाएगा। अब इसे हम ऐड करेंगे तो 2 1 3 और 1 4 400 हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो 400 यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 400 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये रूट हो जाएगा 400, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। ये हमारा आंसर है भाई। 400 को वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20 हो जाएगा। ये इस तरीके से हम 3 संख्याओं का योग पूछा था। 3 संख्याएं क्या माना था ए बी सी हमने माना था, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20 आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सारे क्वेश्चन हमारे अलग अलग टाइप के होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 5p9 प्लस 3r7 प्लस 3q8 इक्वल टू 1194। तो Q का अधिकतम मान होगा। तो Q का अधिकतम मान होगा, यहाँ पर ऑप्शन भी लिख लेंगे। ऑप्शन ए है 5, बी है 7, सी है 3 और डी है 9। ये क्वेश्चन है, एक अलग टाइप का ही क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। कि इसमें पूछा है कि 5p9 प्लस 3r7 प्लस 3q8 इक्वल टू 1194। तो Q का अधिकतम मान क्या हो सकता है? ऑप्शन आपके पास है 5, 7, 3, 9। तो इसी को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ है 5p9, उसके बाद दिया है 3r7, फिर है 3q8 इक्वल टू दिया है 4911 1194। इस तरीके से हम लिख लेते हैं। और अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम Q का अधिकतम मान क्या लिख सकते हैं। तो हम इसे ऐड करें अगर, तो 9 और 7 16 और 8 24 का 4 लिखा हुआ है, सही है। अब कैरी कितना आ गया 2 घात हो जाएगी जब ये 24 का 4 आ गया, ठीक। अब 2 घात हो गई। अब उसके बाद से इधर देखेंगे तो 5 3 8 और 3 11, पूरा 11 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई कैरी नहीं आई थी। अगर कैरी आई होती, घात यहाँ से आई होती, तो 5 3 8 3 11 नहीं 12 हो जाता, कुछ और हो जाता। तो ये 11 आने का मतलब है कि इसमें कैरी नहीं आई, मतलब इनका योग कितना होगा 9 ही होना चाहिए। जब ये 2 कैरी हो गई है तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, यानी P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 7 होगा। ये कन्फर्म है। क्यों कन्फर्म है? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो 9 और 7 को जोड़ ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 8 24 का 4 दिया हुआ है, जो कि प्रश्न में भी दिया हुआ, सही है। इसकी 2 कैरी आएगी तो यहाँ 2 हो गया। और ये 9 ही होना है। क्यों 9 होना है? क्योंकि एक जो 11 लिखा है 5 3 8 3 11, ये इसको ऐड करके 11 आ रहा है। इसका मतलब इसके डिजिट जो है सिंगल डिजिट में रहेंगे, यहाँ से कैरी नहीं आएगी। इसका मतलब इसका योग
पूरे पार्ट का 9 होगा। जब 2 कैरी हो चुका है तो इन तीनों पार्ट का ऐड जो है सम जो है 7 होना चाहिए। ये 7 से ही होगा, कन्फर्म है। अब 7 में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि Q का अधिकतम मान क्या लग सकते हैं, तो हम P का मान 0 ले सकते हैं, R का मान 0 ले सकते हैं, Q का अधिकतम मान क्या लिख सकते हैं 7। भाई अगर अधिकतम तीनों को हमें जोड़ के 7 लाना है तो Q का अधिकतम मान हम 7 रख सकते हैं, क्योंकि P 0 कर देंगे, R 0 कर देंगे, Q अधिकतम 7 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है B ये, और हमारा आंसर हो जाएगा 7। अलग टाइप के क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी देखने को मिल जाते हैं, तो हमें इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ प्रूफ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। P का मान 0 लिए हैं तो ये संख्या बन जाएगी 5P 0 509 बन गई। दूसरा R का मान भी हमने 0 लिया है तो 307 बन गया, और Q का मान हमने 7 लिया है तो 3 7 और 8 हो गया। अब इसे ऐड करें, देखो 11 से 94 आना चाहिए। 9 7 16 8 24 के 4, 2 कैरी हो गया, 7 और 2 9 5 3 8 3 11, 11 से 94 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा अप्रोच सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसे हम नोट करेंगे। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है रमेश से किसी संख्या को रमेश से किसी संख्या का 5/6 गुना बताने को कहा गया। लेकिन उसने उसे 6/5 से गुणा कर दिया। 6/5 से गुणा कर दिया। 6/5 से गुणा कर दिया। उसने जो उत्तर प्राप्त किया, वह सही उत्तर से 561 अधिक था। 561 से अधिक था। वह संख्या कौन थी यह ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात करो। अब आपसे क्वेश्चन क्या रहा है, पहले इसकी लैंग्वेज को हम समझेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले हम ध्यान से पढ़ा जाता है। आप थोड़ा राइटिंग कंप्रोमाइज़ करिएगा क्योंकि बहुत तेज़ी से हम लिख रहे हैं। तो रमेश से किसी संख्या का 5/6 गुना बताने को कहा गया है। मतलब एक संख्या थी, रमेश से कहा गया उस संख्या का 5/6 गुना करके बताओ कितना आंसर आएगा। लेकिन उसने इसका अपोजिट कर दिया, 6/5 से गुणा कर दिया, और उसने जो उत्तर प्राप्त किया वह सही उत्तर से 561 अधिक था। तो वो संख्या ज्ञात करिए। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज समझ आने की बात है। तो इस तरह की क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे कि संख्या हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कोई संख्या होगी। यहाँ पे कोई संख्या होगी, मान लेते हैं हम वो संख्या है आपकी, कोई भी संख्या हो सकती है। उसमें गुणा करना था हमें 5/6 का, ठीक 5/6 का गुणा करना था। लेकिन उस संख्या में रमेश ने क्या कर दिया, 6/5 से गुणा कर दिया। अब इस संख्या हम क्या मान सकते हैं, तो हमेशा संख्या उस संख्या को मानना है जो कि इन दोनों से कट जाए। यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पर 5 है, तो हम संख्या को इसका एलसीएम मान लेंगे क्योंकि दोनों से संख्या कट जाए। तो यानी यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 25 आना चाहिए 25, लेकिन उसने गलती से क्या ला दिया 5 36, मतलब 36 ला दिया। मतलब अगर वो सही से जो कहा गया था वैसा करता तो आंसर हमारा 25 आता, लेकिन उसने उल्टा कर दिया इसलिए आंसर 36 आ रहा है।
तो कितना अधिक आ रहा है उसकी गलती करने से, 11 अधिक आ रहा है भाई, 25 और 36 से 11 अधिक आ रहा है। और आंसर में कह रहा है प्रश्न में कि 561 अधिक आ रहा है, यानी 11 की वैल्यू कितनी हो गई, 561 हो गई। तो एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 11 पचे 55, 11 91 11, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 51 आ गई। तो कह रहा है वो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या में क्या माना था, 30 माना था, तो संख्या इक्वल टू हो जाएगी, हमने 30 माना था, जब एक पार्ट की वैल्यू 51 आ गई तो 30 पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 91 3 3 पचे 15, यानी 1530 क्या हो जाएगी, वो हमारी संख्या हो जाएगी। 1530 वो संख्या है जो कि 5/6 का गुणा करने को कहा गया था। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत 2 स्टेप में सॉल्व कर देते हैं। तो अगर आज के क्वेश्चंस में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही हो तो वीडियो को पुनः दोबारा देखिएगा, आपको अवश्य समझ में आएगा। सबसे शार्ट मेथड से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं और वो होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, 2 अंकी एक संख्या लिखेंगे, 2 अंकी एक संख्या का गुणनफल 12 है, 12 है। जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है, जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, इसके अंक पलट जाते हैं तो वह संख्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे भी हम देखेंगे। कह रहा है कि 2 अंकी एक संख्या गुणनफल 12 है, आपको दे दिया है, ठीक। जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, जैसे कि इस तरीके क्वेश्चन हम समझा चुके हैं पूरा। तो इस तरह देखते हैं, यहाँ अगर हम माना अब 2 अंक की संख्या है तो 2 अंक होंगे, तो माना दहाई का अंक, अगर संख्या बनाना है, माना दहाई का अंक x है और इकाई का अंक हम मान लें y है, तो संख्या क्या बनेगी हमारी, तो संख्या बनेगी 10x + y। भाई यही तो संख्या बनती है। संख्या कैसे बनती है, दहाई के अंक में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस इकाई का अंक हो जाता है, तो संख्या बन गई। ये माना संख्या क्या हो गई, 10x + y, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो संख्या ये हो गई। अब इसमें जब 9 ऐड करेंगे तो कह रहा है कि अंक पलट जाए, संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो मतलब 10y + x हो जाएगी। अंक पलटने का मतलब ये हो गया कि दहाई का अंक क्या हो जाएगा, y हो जाएगा और इकाई का अंक x हो जाएगा। अंक पलट गए, संख्या ये थी हमारी 9 ऐड किया, ये हो गया, ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक। अब इसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये 10x से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 9x, ये इधर आएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से हम 9 कॉमन अगर ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से -9 कॉमन ले लेंगे, जब -9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y - x इक्वल टू -9 से -9 कट गया, यानी y - x इक्वल टू 1 आ गया। ये इक्वेशन आ गया हमारा यहाँ से निकल कर। और दूसरे कंडीशन कह रहा है कि एक संख्या गुणनफल 12 है और यहाँ x y इक्वल टू कितना दिया है, 12 दे दिया है। तो अब आपको बताना है कि वह संख्या क्या होगी, यानी x y मल्टीप्लाई करने पर 12 होना चाहिए और उनका अंतर जो है 1 होना चाहिए। तो वो संख्या क्या हो सकती है, यहाँ से हम
अब चूँकि 12 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं, 4 3 12। अब देखिए y के स्थान पे हम 4 रख सकते हैं और x की वैल्यू 3 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 में से 3 जब जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, y - x 1 होना चाहिए, तो y - x 1 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि हमारी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 34। ये मेरी संख्या होगी। कैसे होगी 34? क्योंकि हमारे पास वैल्यू मिल गई है, y का मान 4 मिल गया है, x का मान 3 मिल गया है। क्योंकि y का मान 4 रखेंगे यहाँ पर, -x का 3 रखेंगे तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, और x y = 12 दिया है तो यहाँ से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। तो फाइनली हम लोग वो संख्या ज्ञात कर चुके हैं, 34 होगी। इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर भी रखोगे तो यही निकल कर आएगा। हमारी संख्या क्या थी फाइनली? संख्या 10x + y ही थी मूल संख्या। अब 10x की वैल्यू कितना है, 3 है, 3 + y की वैल्यू कितनी है, 4 है। 10 × 30 + 4 ऐड करेंगे 34 ही तो होगा। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्योंकि आज हम लोग समाप्त करने वाले हैं नंबर सिस्टम, तो थोड़ा लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, आपको आप खुद देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, कुछ अलग टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 होगा हमारा। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो कुछ फैक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर एक पार्टी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पार्टी में 10 व्यक्ति, एक पार्टी में 10 व्यक्ति हों और वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। और यहीं पे क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे। इस टाइप में 2 क्वेश्चन होते हैं। एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं और वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक उपहार वाला क्वेश्चन यहीं पे होता है, हम इसी से बना लेते हैं। यहाँ लिखेंगे, सेम क्वेश्चन रहेगा। एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं और वे सभी एक दूसरे को उपहार देते हैं तो कुल कितने उपहार वितरित हुए। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं और दोनों क्वेश्चन हम यहीं पे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि क्या यहाँ पे सॉल्व होता है। इस 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक हाथ मिलाने वाला आता है, एक उपहार वाला आता है। तो यहाँ पे देख, हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से याद रखेंगे हम लोग। जैसे कि अगर इसे बोलते हैं 2/1 का नियम और इसे बोलते हैं 2/2 का। ये 2/1 क्या है, 2/2 क्या है, इसे अभी मैं अभी समझाता हूँ। मतलब यहाँ पे जब 2 लोग मिल रहे हैं, तो इनका रिजल्ट जो है वो 1 आ रहा है, क्योंकि 2 लोग हाथ मिलाएंगे तो दोनों एक ही बार रिजल्ट आ रहा है, हाथ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब एक दूसरे को उपहार देंगे, एक इनको देंगे तो यहाँ पे रिजल्ट 2 आ रहा है, यानी 2 लोग के मिलने से रिजल्ट 2 आ रहा है। और यहाँ पर 2 लोग के मिलने से रिजल्ट 1 रहा है कि हाथ एक ही बार मिलाया जाएगा, उसमें 2। तो इस कंडीशन में फार्मूला लगाते हैं n × n-1/2, ये फार्मूला लगा देते हैं। और 2/2 के नियम में क्या होता है, इसमें हम लगाते हैं n × n-1, केवल ये होता है, /2 नहीं करते हैं। बस ये फार्मूला होता है। n क्या होता है, जितने व्यक्ति होंगे,
n क्या है, जितने व्यक्ति होंगे। बस इसी फार्मूले से दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ n की वैल्यू 10 है तो 10 और 10 - 1 कितना हो जाएगा 9/2, 2 पंचे 10 और 9 पचे 45। इसका आंसर आ गया 45 बार हाथ मिलाया जाएगा। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो 10 × 10 - 1 तो 10 × 9 = 90। इन 90 उपहार हो जाएंगे। ये एक उपहार का क्वेश्चन आता है, एक हाथ मिलाने का क्वेश्चन आता है। सिर्फ दोनों में आंसर ये है। यहाँ से याद, यहाँ पे अगर लैंग्वेज चेंज कर देगा तो हमें ये ध्यान रखना है कि 2/1 होगा, यानी दो चीज़ों की मिलने से रिजल्ट 1 होगा, तो वहाँ n × n-1/2 लगाएंगे, और दो चीज़ों को मिलने से रिजल्ट 2 होगा तो n × n-1 लगाएंगे। इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं इसको। ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम के तहत। तो आशा करते समझ में आया होगा आपको। और हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 नोट करेंगे। यहाँ पर हम कुछ फार्मूले लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से पहले, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले हम कुछ फार्मूले लिख लेते हैं। सम फैक्ट्स हैं। तो नंबर 1 अगर हम बात करें, आप लोग पढ़ चुके होंगे ऐसे 1 + 2 + 3 + ... n तक। तो इसका फार्मूला होता है n × n+1/2। दूसरे फैक्ट की अगर हम बात करें तो 1² + 2² + 3² + ... n² इक्वल टू क्या होता है n × n+1 2n+1 / 6। ये होता है। इसे हम कह सकते हैं कि n जो है n पदों तक जो है 1 + 2 + 3 ये ... n का मतलब ये n पदों तक का योग है, ये n पदों तक वर्गों का योग है। और तीसरा होता है क्यूब का, इसी घन का, कि 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + ... n का क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है, सिर्फ जो पहले का फार्मूला होता है वही होता है n+1/2। इसको हम वर्ग कर देते हैं बस। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ये फार्मूला याद रहेगा तो क्यूब का केवल स्क्वायर कर देना है, और स्क्वायर वाले में क्या होता है n × n+1 और 2n+1/6। ये 3 फार्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे हम ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे यहाँ पर फैक्ट लिखेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम की अंतिम क्लास तो हम सब क्लियर कर देना चाहते हैं। प्रथम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम n सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n × n+1। और n क्या है यहाँ लिख लेंगे n = पदों की संख्या, n = पदों की संख्या। अभी मैं क्लियर कर दूंगा इसे। उसके 5वां नंबर लिखेंगे प्रथम n विषम संख्याओं का योग। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम n, यहाँ हो जाएगा विषम संख्याओं का योग इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ये हो जाएगा n²। n क्या है, पदों की संख्या है। 6 नंबर एक फैक्ट और लिख लेंगे प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। कभी कभी ये भी पूछ लेता है प्रथम n सम हो या फिर विषम हो, कुछ भी बोले, प्रथम n सम या विषम संख्याओं के, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग जो होता है वो क्या होता है। यानी प्रथम n सम संख्याओं का योग जो है n × n+1 होता है, विषम संख्याओं का n² होता है। लेकिन वर्ग की बात करें तो दोनों का सेम होता है, चाहे सम बोले चाहे विषम बोले। और वो क्या होता है उसे नोट डाउन करेंगे। वो होता है n × n+1 n+2 / 6। ये होता है। आपको ये 6 फार्मूले लिखाए गए हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। इन्हीं पे आधारित क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसे हम देखते हैं, इसे नोट डाउन करेंगे और हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन लिखेंगे, 3-4 क्वेश्चंस और हैं, उसे हम देखेंगे, उसके बाद क्लास क्विट करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक पहुंच चुके थे, क्वेश्चन नंबर 11 डाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, दिया है 1 + 2 + 3 + ... 10 तक, +10 की वैल्यू दे दिया है 55। तो 6 + 12 + 18 + ... 60 का मान होगा। इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और एक क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे यहाँ पर, उसे भी नोट डाउन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + ... 10 का क्यूब इक्वल टू 3025 ये दिया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 4 + 32 + 108 + ... 4000 का मान ज्ञात करना। ये दो क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरीके। क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। कह रहा है प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग आपको बताना है। अभी अभी हमने फार्मूले लिखाए हैं आपको, उसी पर आधारित ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसे हम देख लेते हैं। तो कह रहा है 1 + 2 + 3 + 10 = 55 दिया है। तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ 6 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, +6 × 2 = 12 2 बचेगा, +6 × 3 = 18 3 बचेगा, +... यहाँ 10 बचेगा। यही तो बचने वाला है। इस इक्वेशन में अगर हम 6 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 2 + 3 ... 6 बचेगा। वही 60 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा। अब इस पार्ट की वैल्यू दे दिया है पूरा, कितना 55 दे दिया है। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 55, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 और 3 33, 330। इसका आंसर आ गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 10 का क्यूब दे दिया इतना। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे हम। जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 8 = 32, 8 आएगा तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस यहाँ कितना आएगा 4 से 4 × 2 = 8 और 4 × 7 = 28, 27 आएगा और 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब। मतलब ये सीरीज बन गई 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब +... ये हो जाएगा 10 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 1000 हो जाएगा। जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 तो 1000 और 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब। ये डायरेक्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये इक्वेशन बनेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू दिया हुआ है कितना 3025। 1 का क्यूब + 2 का क्यूब 10 का क्यूब दिया है, नहीं दिया है 3025 4। तो यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू 4 × 3025 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8 2 10 तो 10 हो जाएगा और 4 × 3 = 12, यानी 12100, यानी 12100 इतना हो जाएगा इसका आंसर। यानी बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर इस तरह की वैल्यू दिया है तो इस पार्ट में कॉमन होगा और ब्रैकेट में यही बचने वाला है। इसमें भी देखिए जैसे हमने क्यूब वाले केस में 4 कॉमन लिया तो यही सीरीज बन गई कि नहीं बन गई ब्रैकेट में, और इसकी वैल्यू रख देते हैं। इस तरीके से मान निकाल लेते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, अभी भी हमने फार्मूला बताया है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n² होता है। तो n की वैल्यू कितना दिया 50, तो लिख देंगे 50 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो हम अभी जो 5-6 फार्मूले लिखाए हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखेंगे इसमें। अब आपकी क्लास बस 1-2 क्वेश्चन और हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे नंबर सिस्टम के आपके। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक व्यक्ति 5 दिनों में
यहाँ लिखेंगे एक व्यक्ति 5 दिनों में 100 अंगूर खाता है, 100 अंगूर खाता है। एक व्यक्ति 5 दिनों में 100 अंगूर खाता है और कह रहा है प्रत्येक दिन वह पहले दिन की तुलना में पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाता है, 6 अंगूर अधिक खाता है। 6 अंगूर अधिक खाता है। उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए थे, तो हमें पता करना है कि उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए थे, ये उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसे हम मिसलेनियस विविध बोलते हैं। इनका कोई फैक्ट नहीं होता है, लैंग्वेज के आधार पर इन्हें हम सॉल्व करते हैं, इसलिए अंतिम क्लास में सारे डाउट्स हम लेकर आए हैं। अब जैसा कि ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 दिनों में 100 अंगूर खाता है और प्रत्येक दिन वह क्या करता है, पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाता है। अगर आज वो मान लो 6 अंगूर खाता है तो कल 12 खाएगा, फिर 18 खाएगा, फिर 24 खाएगा, मतलब 6 से बढ़ता जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हो गया। तो यहाँ हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ मान लेंगे, माना पहले दिन x अंगूर खाया होगा, तो सेकेंड डे क्या खाया होगा, x + 6 खाया होगा। अगर हम थर्ड डे की बात करें तो x + 12 6 और बढ़ा दीजिए, पहले दिन की तुलना में 6 बढ़ गया। और अगर हम फोर्थ डे की बात करें तो x + 18 खाया होगा। और फिफ्थ डे की अगर हम बात करें तो x + 24 खाया होगा अंगूर। क्यों ऐसे खाया होगा कि पहले दिन हमने मान लिया x अंगूर पहले दिन का ही में फाइंड आउट करना है, दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 6 अधिक, तीसरे दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अधिक 12 हो गया, चौथे दिन x + 18 हो गया और पाँचवें दिन फिर उससे 6 अधिक x + 24 हो गया। ये किसकी लैंग्वेज थी, उसकी अकॉर्डिंग हमने बना लिया। लेकिन उसने कहा है कि 5 दिन टोटल वो कितना खा रहा है, 100 अंगूर ही खाता है। तो इन मतलब हुआ कि इन सब का जो ऐड होगा वो 100 के बराबर होना चाहिए। ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5x प्लस इस पार्ट को ऐड करते हैं, 24 और 6 30 हो गया, और 18 12 30 30 कितना हो गया, 60 हो गया, = 100। यहाँ से का सॉल्व करें तो 5x = कितना आ गया, 40 आ गया, क्योंकि 100 है, ये 60 उधर माइनस का होगा तो 40 बचेगा। अब x = कितना आ गया, 8 आ गया भाई, 5 8 40, तो x की वैल्यू 8 आ गई। इसका मतलब वो क्या खाया था, पहले दिन 8 अंगूर खाया था। अब पहले दिन 8 अंगूर खाएगा तो दूसरे दिन कितने खाएगा, आप मैच करेंगे, 100 ही आने चाहिए। तो दूसरे दिन कितने खाएगा, 14 खाएगा 6 अधिक। तीसरे दिन कितने खाएगा, 20 खाएगा 6 अधिक। चौथे दिन कितने खाएगा, 26 खाएगा। और पाँचवें दिन कितना खाएगा और 6 अधिक 32। और इन सबको ऐड करो तो 100 आना चाहिए। 6 2 8 4 12 और 8 20 का 0 कैरी 2 2 और 1 3 2 5 2 7 3 10, 100 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही है और उसने पहले दिन 8 अंगूर खाए होंगे। तो लगभग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं और जितने भी फैक्ट्स थे हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। और आशा करते हैं कि आप सभी को ये सारी क्लासें पसंद आई होंगी। और नंबर सिस्टम हम लोग 17-18 पार्ट में जो भी हैं बहुत अच्छे तरीके से समाप्त कर चुके हैं। और जो भाई हमारे बीच से जुड़े हैं या नए जुड़ रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियो की एक अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हैं। नंबर सिस्टम जितना आपको पढ़ाया गया है, कोई भी बुक उठाइएगा आप लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। इसके बाद हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर HCF और LCM, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हम लोग 3-4 चैप्टर्स हैं, इनको निपटा देंगे। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो और परसेंटेज पर चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम HCF LCM
सिंप्लीफिकेशन और घातांक और करणी, ये 3-4 चैप्टर हैं, इनको हम समाप्त करेंगे। फिर हम रेशियो और परसेंटेज पर चलेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।